नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट लॉज ऑफ कर्मा। लॉज ऑफ कर्मा सिंपल सा वीडियो है। आप लोग कभी सोचते हैं कर्म के बारे में? कर्म का सिद्धांत बहुत सिंपल माना जाता है, लेकिन है नहीं इतना सिंपल। जैसा करोगे वैसा भरोगे कहा जाता है, लेकिन जब आप इसको ऐसा सोचते समझते हैं तो लगता है यार तब तो फिर मैं भोग रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो दुनिया में सक्सेसफुल हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने आप को मान लेते हैं कि मैं सक्सेसफुल और नहीं हो सकता, तो उनको मैं फेलियर मानता हूँ। और दूसरे वो जो कम से कम अपना खर्चा निकाल पा रहे हैं और वो अभी भी एम्बिशियस हैं। उनके अंदर में अभी भी बूता है कि मैं सीखना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। उनको भी मैं सक्सेसफुल मानता हूँ। मैं फेल उसको मानता हूँ जो ढेर सारा पैसा कमा लिया लेकिन अब उसकी लाइफ में कोई रोमांच नहीं है। इसलिए मैंने पढ़ा था, जब हम लोग WBX की वीडियोस बना रहे थे, बहुत से बिलियनर्स स्टार्टअप में केवल इसलिए पैसा लगाते हैं कि उनकी लाइफ में से एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया है, कुछ नयापन ख़त्म हो गया है। नए बिजनेस पे बनाते हैं। नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अच्छा। आप यंग बंदे हैं, आप स्टार्टअप कर रहे हैं। हमारा पुराना बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है कि हर महीने लाखों करोड़ों पे आ रहे हैं। कुछ करना ही नहीं है, खाली बस ATM में पैसे आ रहे हैं, कुछ करना नहीं है। तो ऐसे लोगों की लाइफ इतनी रूटीन और बोरिंग हो जाती है कि वो खोजते हैं कुछ एक्साइटमेंट। तो सक्सेस केवल पैसे से नहीं होती। मैं उसको सचमुच में सक्सेसफुल मानता हूँ जो पैसे से और दुनिया में सभी टाइप के अटैचमेंट से फ्री हो जाता है। मैं सच मायने में सबसे सक्सेसफुल मानता हूँ रमण महर्षि को, कृष्णमूर्ति को, बिकॉज वो लोग बॉडी से भी फ्री हो गए थे। तो कर्मों के 12 सिद्धांत मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको शेयर करना चाहता हूँ। शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, कर्म 3 टाइप के होते हैं। कोई गेस किस किस टाइप का? अच्छे कर्म, बुरे कर्म तो रजतमस। वो तो गुण हैं। आप जब कुछ एक्टिविटी करते हैं तो 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है जिसके फल बनते हैं। अच्छे, बुरे और न्यूट्रल। सटल, ग्रॉस एंड वेरी ग्रॉस। सबसे सटल फॉर्म ऑफ कर्म होता है कर्माज ऑफ थॉट। जब आप कुछ सोचते हैं तो भी कर्म हो रहा है। हमको लगता है, ज़रूर पढ़ने से पहले मुझे लगता था ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दिमाग में अगर किसी को गाली दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिमाग के अंदर है। लेकिन वो भी एक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। जब मेरे को ये पता चला, शॉक्ड हो गया मैंने, अरे। और उसी समय से मेरे दिमाग में से ये गालियाँ वालियाँ फ़िल्टर हो गई। क्योंकि अगर कर्म गाली मेरे दिमाग में बन रही है तो इसका मतलब मेरे ब्रेन के अंदर में एक सांप बड़ा हो रहा है। सांप खत्म हो गया। इससे ज़्यादा ग्रॉस कर्म कौन सा होता है? थॉट्स के बाद वर्ड्स। लेकिन वर्ड्स में आपके व्हाट्सएप चैट्स भी आते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने आपको गाली आपके मुंह पर नहीं दी, आपके बारे में किसी और को दी, वो भी एक कर्म क्रिएट करता है। अगर आप बहुत अवेयर हैं तो आप ख़त्म ही कर देंगे, दिमाग से ही ख़त्म कर देंगे वो गाली गलौज, नेगेटिविटी। लेकिन अगर आप कम अवेयर हैं तो आप बोलेंगे, बॉस मेरे मुंह से निकला है, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। कल मुझसे उन्होंने कहा रात को कि मैं बहुत लड़ती हूँ ना तुमसे, अच्छी वाइफ नहीं हूँ ना। तो दिन में लड़ाई किया, एक कर्म क्रिएट किया, और शाम को आकर के जब सचमुच में सॉरी फील किया। और पता है, सचमुच का सॉरी नॉर्मल सॉरी की तरह नहीं होता। कैसे पता चलेगा कोई आदमी सचमुच में सॉरी है या नकली सॉरी है? एक नकली सॉरी में थोड़ा सा ईगो है, हिचकिचाहट रहेगी। हाँ, हिचकिचाहट रहेगी, वेरी गुड। और असली में? असली में आप एकदम फ्रीली बोल पाओगे, उसमें आपको लगेगा नहीं माफी मांगते हो, आपकी ईगो नहीं रहेगी उसमें। असली सॉरी वाला आदमी कभी इनफ सॉरी फील ही नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं अभी भी बहुत ख़राब हूँ, मैंने ऐसी हरकत की है कि मुझे माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए। एक आदमी बेहोशी में, ऑल्टर्ड स्टेट में किसी का मर्डर कर देता है, रेप कर देता है, वो जाकर सुसाइड कर लेता है। पुलिस उसको माफ़ कर देती है कि तुमने बेहोशी में किया है, नींद में किया है, लेकिन वो बोलता है मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे ज़िंदा रहना चाहिए। जब आप सचमुच पे किसी चीज़ के लिए सॉरी होते हैं तो जैसे बहुत गर्मी में आप कितना भी नहा लो, गर्मी कम नहीं पड़ती। आप जब सचमुच में रियलाइज़ करते हैं कि ये मैंने इतनी बड़ी गलती की,
आप 100 बार सॉरी बोलते हैं फिर भी आपको लगता है मैं कम बार सॉरी बोल रहा हूँ, ये होता है रियल साइन ऑफ सॉरी। नकली वाले में क्या होता है? सॉरी, मान जाओ यार, कब तक मुझे बेइज्जत करते रहोगे, गलती हो गई ना, अब ख़त्म करो बिड़ू। जैसे आपने सही कहा, ईगो होता है। तो सेकेंड लेवल ऑफ कर्म कौन सा होता है? वर्ड्स, वर्बलाइजेशन। और थर्ड लेवल का होता है एक्टिविटीज़ और एक्शंस, जो हम करते हैं। एक और टाइप का होता है, गेस करिए। एक्शन तो हो गया, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन। एक और टाइप का होता है, वो और ख़तरनाक होता है। जब आप कोई काम किसी और से करवाते हैं। मैं किसी गैंग का लीडर हूँ, मेरे 4 गुंडे हैं, मैं उनसे काम करा रहा हूँ। या आप बोलते हैं कि ये गलती मैंने नहीं की, उन्होंने मुझसे कहा था करने के लिए। आपको तो उस कर्म का फल मिलेगा, लेकिन उसको भी मिलेगा जिसने आपको ये प्रोवोक करवाया है। वाइस वर्सा, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, खुद करते हैं या किसी और से करवाते हैं, तो उसका भी असर, उसका भी एक रिजल्ट बनता है। तो ये 4 टाइप के एक्शंस होते हैं: थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस एंड एक्शंस परफॉर्म्ड बाय अदर्स। अब कुछ लॉज। सबसे पहला लॉ है, व्हाट यू गिव टू दिस यूनिवर्स विल कम बैक टू यू। जो भी चीज़ आप इस ब्रह्मांड को देंगे वो आपके पास वापस आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा वापस आएगा। आप जो भी चीज़ इस दुनिया को देंगे, आप किसी को एक अच्छे शब्द बोलते हैं तो आपको अच्छे शब्द वापस आएंगे। आप किसी का भला करते हैं तो भलाई वापस आएगी। ये तो सिंपल, बहुत कॉमन है, आप सब जानते ही हैं, लेकिन ये याद नहीं रहता। इसी चीज़ को फॉलो करते थे पीपल लाइक गांधी। जब वो कहते थे मुझे कोई मारेगा तो मैं वापस नहीं मारूंगा, मैं उसको सह लूँगा, जो मुझे गलत लगता है वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं वापस रिएक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उनको पता था जो मैं दूंगा वो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के वापस आएंगी। इसलिए उनका अहिंसा परमो धर्म मानते थे गांधी जी। इट वॉज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इट वॉज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कर्मा। और मुझे याद आ गई कि अगर मैं उसके कुछ अच्छा है बुरा कर रहा हूँ, तो अगर बुरा कर ही जा रहा हूँ तो मुझे भी वापस आएगा और ज़्यादा बुरे में आएगा। तो अगर मैंने कोई एक्शन नहीं करा, नहीं वर्बलाइजेशन करा, लेकिन थॉट सोचा, तो उसका भी तो कर्मा बनेगा। हाँ, देखिए, ये 4 लेवल के कर्म हैं: किसी और से काम कराना, कुछ एक्शन करना, बोलना और विचार करना। जिस आदमी को इस लेवल की चिंता हो जाती है, यार मेरे विचार बन रहे हैं उस एक्टिविटी में, तो वो बहुत आगे बढ़ गया। अब वो बहुत जल्दी मेडिटेशन सीख लेगा, क्योंकि वो बाहर के एक्टिविटीज़ की चिंता कर ही नहीं रहा है, उसको मन के अंदर पहुंच गया है। रमण कहा करते थे, ध्यान की विधि फॉलो कर करके आप सेल्फ को नहीं जान सकते, उससे पहले जान जाओगे जब आप सेल्फ के ऊपर कॉन्टम्पलेट करोगे। सेल्फ क्या है, सेल्फ क्या है? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। You have started worrying about thoughts. Don't worry about the result of karma. Just think and wonder. आप बड़े खुश हो जाइए कि मेरे सामने एक बंदा है, उसने मुझे गाली दी, उसके लिए मेरे मन में भी गाली आया। मैं मन की गाली को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कम से कम ज़ुबान की गाली को रोक सकता हूँ। और जो आदमी ज़ुबान की गाली को रोक पाएगा, धीरे धीरे उसकी एक रिवर्स एक्टिविटी होती है और वो मन की गाली को ख़त्म कर देता है। हम किसी थॉट को जब वर्बलाइज करते हैं तभी वो थॉट जिंदा रहता है। सेकेंड लॉ है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, आगे वर्क फॉर इट। हम लोगों को लगता है कि जब हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, तो इसका मतलब हमने कुछ अच्छा काम किया होगा और उसकी वजह से एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप एयर कंडीशन में बैठे हैं, आज लाइट नहीं आ रही, अलग बात है। तो आ गई लाइट? नहीं, यहाँ की लाइट नहीं आ रही है। आपने अच्छे कर्म नहीं किए, बहुत, इतने भी अच्छे कर्म नहीं किए कि लाइट आ जाए। हम सबको एक इल्यूजन है, स्पेशली वो लोग जो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ज़िंदगी जीते हैं। उनको खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है, पानी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बिजली है, घर है। ऐसे लोगों को लगता है कि बॉस आराम से जियो, जो कुछ भी बड़ा बड़ा हम चाहते हैं हो जाएगा। ये अगेंस्ट लॉ ऑफ कर्मा सोच रहे हैं आप। आपको जो कुछ भी अचीव करना है उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। हाँ, आपके मन में ये विचार आ सकता है, बगल वाले को देखो, उसके बाप क्यों अमीर है, उसके पास BMW क्यों है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा है। इसका आंसर मेरे पास नहीं है।
आपको अगर कुछ चाहिए, वर्क फॉर इट। थर्ड लॉ ऑफ कर्मा मैं आधा बोलूंगा, आप आधा पूरा करिएगा। फर्स्ट एक्सेप्टेंस, देन टेक एक्शन। जो आदमी अपनी परिस्थिति को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, वो कंप्लीटली एक्ट नहीं कर पाएगा। इसको मैं बोलता हूं लॉ ऑफ कंप्लेनिंग। हम जिंदगी में कुछ चाहते हैं, जैसे आप चाहती हैं एक अच्छी लाइफ चाहती हैं ना, जॉब चाहती हैं, लेकिन ये लॉ थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए। इसको समझने के लिए आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, मैं क्या हूँ फिलहाल। जैसे वैभव के लिए, पता नहीं वैभव के मन में बात कहाँ से आई कि वो अब जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको दिख रहा है कि अभी मैं उतना अच्छी तो मुझे नहीं आता स्किल। सबसे पहले इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि मैं इस काम में ज़ीरो हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते। हम सबके मन में एक इल्यूजन बन जाता है और उस सच्चाई को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। एक्सेप्ट एंड देन एक्ट। हमारी सारी एक्शंस इनकम्प्लीट होती हैं बिकॉज हम अपनी औकात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमको हमेशा लगता है जैसा हम सोच रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा औकात है हमारी। लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। वो याद है स्टोरी नशा, ये भी शायद मुंशी प्रेमचंद ऐसे किसी कहानी है। एक बहुत अमीर घर का लड़का हॉस्टल में रहता था, उसका फ्रेंड बहुत गरीब घर का। छुट्टियां हुई, सब लोग अपने अपने घर गए। ये गरीब आदमी बोलता है मैं अपने घर जाऊंगा, तो वहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करूँगा। तो उसके दोस्त ने कहा अमीर ने, चल तू मेरे साथ चल। उसने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाल लिया, उसके घर पे गए, और वो बहुत अमीर आदमी, उसके घर में 4-5 नौकर और ये साहेब का फ्रेंड। तो नौकरों ने इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया। एक हफ्ते वहाँ रहा, उनकी सेवा सत्कार हो रही है, कपड़े प्रेस हो रहे हैं, टाइम टाइम पर चाय कॉफ़ी नाश्ता आ रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ में इनको बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर जाते समय उसके दोस्त ने कहा मैं तो अभी रहूँगा 1 महीने और, तुझे चाहिए तो रुक जा, तुझे जाना तो चला जा। तो ये वापस चला गया। आते समय तो फ्रेंड ने टिकट निकाला था फर्स्ट क्लास का, जाते समय उसने टिकट निकाला नहीं। ये गए, जो ट्रेन का सबसे चालू टिकट होता है, सबसे बेसिक टिकट, उसका रिजर्वेशन नहीं होता, वो टिकट ले लिया और अंदर घुसे। एक सीट खाली थी, वहाँ बैठ गए। उनके बगल में एक और आदमी बैठ गया। जो चालू टिकट होते हैं उसमें 3 सीट पे कम से कम 12 लोग बैठते हैं। मतलब घुस कर हर आदमी बोलता है मैं भी बैठूंगा, मैं भी बैठूंगा। तो ये बोलता है ये हमारी सीट है, जो गरीब आदमी था। तो वो आदमी बोलता है किस नशे में हो, ये सरकार की सीट है, तुम्हारी भी हमारी भी है। तब उसके सर से वो नशा उतरा। कौन सा नशा? अमीरी फील करने का। वो भूल गया था, उसने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया था कि मेरी औकात क्या है। जब आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप बिहेव करते हैं एज अ क्वार्टरबैक या एज एन इम्पोस्टर। कौन सी सीरीज है? थिंक अगेन। ये बहुत कमाल की रिसर्च की है जो इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली है। तुम्हें याद है इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है? उसको बताना आज। चौथा लॉ है, ध्यान से सुनिएगा और इसका मतलब बताइएगा। योर टुडेज डिसीजन मेक्स योर फ्यूचर। आप जो अभी फैसला ले रहे हो उसी के बेसिस पे आपके आगे के कंडीशन आपकी होगी, वो आपके के ऊपर डिपेंड रहेगा। आपके अभी के डिसीजन से आपके फ्यूचर। कोई ऐसा डिसीजन बताइए जो आपने आज लिया हो और उसकी वजह से कल खराब होने वाला हो। मैं 2 दिन पढ़ा नहीं सकते, ऑलमोस्ट टीवी देखा तो कल मुझे पढ़ाई। ठीक बात है, आपने टीवी देखा तो उसमें से कल आपका टाइम वेस्ट होगा। और कोई ऐसा डिसीजन बताइए जो आज आपने लिया, खराब था लेकिन मतलब आज आपको खराब लगा लेकिन उसकी वजह से बहुत अच्छा होने वाला है आपका। 1000 रुपये खर्चा किया लेकिन गर्मी नहीं लगी। नहीं, एक देखो, आज मैं देख रहा था कि देवांश को, आपको भी मैंने बोला था, स्कूल जाने की वजह से, डांट खाने की वजह से आप लोगों ने मजबूरी में इंग्लिश सीख लिया है। अब कोई मजबूरी नहीं है आप लोगों को स्कूल जाने की। श्रवण, कितना भी चाहें अगले 2 साल तक में आप जैसे अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही तो बोल पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं लगता, क्योंकि ये स्कूल अंग्रेज़ी स्कूल में नहीं गए। तो आपको एक अंग्रेज़ी स्कूल में डांट खानी पड़ी, टॉर्चर खानी पड़ी, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म असर क्या है? आप आराम से अंग्रेज़ी भाषा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैंने तो स्कूल में बाकी सब्जेक्ट भी पढ़े थे लेकिन मुझे अभी तक इंग्लिश याद है। ये क्यों? मतलब इंग्लिश भी
क्योंकि आपने अपने आप को अंग्रेज़ी फिल्मों को दिखा दिखा करके और अंग्रेज़ी पढ़ पढ़ करके ट्रेन किया है। आपकी और गरिमा की अंग्रेज़ी में कम से कम 2 साल का डिफरेंस है। शीरीष ने भी अपने आप को अंग्रेज़ी पढ़ा पढ़ा के ट्रेन किया है। देवांश अभी बहुत अंग्रेज़ी पढ़ता नहीं है। देवांश की और गरिमा की अंग्रेज़ी अभी आप दोनों से कम 2-3 साल पीछे है। अच्छा, अब सुनिए, अब इस लॉ को समझिए। आपने 1 साल तक 5 किताबें पढ़ी, ठीक है? अब ये डिसीजन आपका आगे का फ्यूचर बनाएगा। आपको और 10 किताबें, मुश्किल किताबें पढ़ना आसान हो जाएंगी। योर प्रेजेंट डिसीजंस मेक योर फ्यूचर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय 2 साल आपका और 2 साल आपका, और आप भी और गरिमा आप भी अगर कहीं पर अपने आप को टॉर्चर करवा सकें फ्यूचर के लिए तो खोजिए। स्कूल्स, कॉलेज अभी भी बेस्ट प्लेस हैं। वो उस आयरन हैमर की तरह हैं जो रॉ आयरन को पीट पीट के स्टील बनाता है, तलवार बनाता है, मजबूत बनाता है। आप लोग नहीं पसंद करते थे, फिर भी मजबूरी में टाइम से उठ करके स्कूल ड्रेस पहन करके स्कूल में पिटना पड़ा आपको। प्रेजेंट डिसीजंस डिसाइड योर फ्यूचर। आज एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी या कोई भी, उसने शुरुआत की फेज़ में अपने आप को मारा, हैमर किया, ट्रेन किया एक एक वीडियो के लिए। दिस डिसीजन डिसाइड्स योर फ्यूचर। अब इसको उल्टा कर दीजिए, मैं अभी आराम से जी लूँ, मौज मस्ती कर लूँ, उसमें से आपका एक फ्यूचर निकलेगा जो आलस का होगा, अय्याशी का होगा। नेक्स्ट लॉ है एवरीथिंग इज कनेक्टेड, लर्न एवरीथिंग एवरीवेयर एवरी टाइम। एक साधे सब सधे कहा जाता है। आपने 100 गलतियां कर दी हैं, आपके अंदर में ढेर सारी कमियां हैं। आज के आज अगर आप एक छोटी सी चीज़ को गहराई से जाकर के पेशेंटली सीखते हो तो वो हर चीज़ से कनेक्टेड है। इसलिए एक रमण महर्षि 16 साल के थे, वो 10वीं क्लास छोड़ करके चले गए, पढ़ाई नहीं किया स्कूल का, कोई प्रोफेशन नहीं सीखा। कहने का मतलब है कभी भी आप मौका नहीं चूकते। आप 100 साल पुरानी कमियों को आज भी पूरा कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बस आपको जेन्युइनली बहुत ईमानदारी से किसी चीज़ के साथ जूझना है सीखने के लिए, आप सब कुछ सीख लेंगे। एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। जो आदमी 10 चीज़ करने की कोशिश करता है, मैं यूट्यूबर भी बन जाऊं, ट्रेडर भी बन जाऊं, ये भी बन जाऊं, वो भी बन जाऊं, वो सब कुछ खत्म कर देता है। जहां पर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जिसको भी हम लोग बोलते हैं सैम अल्टमैन, चैट जीपीटी फाउंडर या जो कुछ भी लोग, इन्होंने एक चीज़ साधा है खाली, ये एक लॉ ऑफ कर्मा है। आप एक चीज़ को अच्छे से प्यार से कई सालों तक सीख लो एंड यू विल बी गुड फॉर एवरीथिंग। कोई एक चीज़। नेक्स्ट लॉ है इफ़ यू वांट एनी चेंज स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ एंड देन इंस्ट्रक्ट अदर्स। अगर आप किसी और को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करिए। ये तो बड़ी फेमस कहानी है, बहुत से लोग उसको नाम देते हैं। कोई गांधी जी के नाम से, कोई एपीजे कलाम के नाम से, कोई किसी गुरु के नाम से बोलता है कि एक बार एक औरत थी, उनका बेटा चीनी खाता था बहुत, तो लेकर आई गांधी जी के पास, बोले आप इनको मना कर दीजिए, आपको ये बहुत फॉलो करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आओ, तब मना करूँगा। क्यों? क्योंकि तब वो भी चीनी खाते थे, फिर उन्होंने 1 हफ्ते खुद छोड़ी चीनी। वो खुद चीनी खाया करते थे, बोलते थे जब मेरे लिए मुश्किल काम है तो मैं कैसे किसी और को बोल सकता हूँ तुम मत करो। तो उन्होंने खुद चीनी छोड़ करके 1 महीना ट्राई किया, फिर उसको काउंसिल किया कि बेटा छोड़ दो। तो दूसरों को अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ किसी तरीके से बदले तो पहले आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रेजेंट मोर देन पास्ट और फ्यूचर। आपने अपनी लाइफ में देखिएगा, अभी आएगा, हर किसी की लाइफ में आएगा, जब आप बहुत परेशान होते हैं और आप गलतियां करते हैं, आपका माइंड या तो कहाँ जाता है, फ्यूचर में। 1 घंटे पहले क्या बोला था तुमने, 1 दिन पहले क्या बोला था, तुमने ऐसा बोला ही क्यों, तुमने किया ही क्यों, मैंने क्यों किया, मैंने उस समय ये क्यों नहीं किया। वो पास्ट है या तो फ्यूचर। प्रेजेंट में अपने आप को ला पाना, वहाँ रह पाना, ये भी एक लॉ ऑफ कर्मा है, क्योंकि प्रेजेंट में से निकलता है ट्रूथ, पास्ट और फ्यूचर में से निकलता है पेन और मिजरी। क्यों? क्योंकि पास्ट और फ्यूचर क्या है, झूठ है, और झूठ में से निकलता है दुख। अगर कोई मुझे बोल देता है कि तुम बड़े सुंदर दिख रहे हो,
वो उस समय का सच है और मैं उसको विश्वास कर लूँ। एक बार नारद मुनि गए थे शादी करने के लिए, मालूम है, श्राप भी दिया था। उन्होंने देखा एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, उसका स्वयंवर होने वाला है, तो विष्णु जी के पास गए, बोलते मुझे शक्ल दे दीजिए आप अपनी। तो विष्णु जी ने उनको शक्ल दे दी बंदर की। बोलते वो भी तो मेरा रूप है। और वो खड़े हो गए स्वयंवर में, नारद जी बार बार लाइन में खड़े हो गए कि मेरी तो शक्ल विष्णु जी की है, मुझे तो पसंद करेगी लड़की। और विष्णु जी भी उस स्वयंवर में आए थे। फिर उन्होंने विष्णु जी कुछ पसंद कर लिया। तब नारद जी ने देखा उनकी शादी हो गई, मेरे से नहीं शादी हुई, क्यों नहीं हुई? जाके शीशे में देखा तो उनकी शक्ल कैसी थी? बंदर की। फिर श्राप दिया, बोला भगवान आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपको धरती पर जाकर पैदा होना पड़ेगा और इसी शक्ल के बंदे से आपको हेल्प मिलेगी, तब आपका पत्नी वियोग खत्म होगा। राम, सीता, हनुमान, ऐसी कहानियाँ हैं। जब भी किसी भी जगह पर आपको दुख हो तो समझ लीजिएगा स्लिपिंग इनटू पास्ट एंड फ्यूचर में फंस गए हैं। और आज का सेकेंड लास्ट, लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। कहते हैं अज्ञान की कोई माफ़ी नहीं है, और अक्सर हम लोग अज्ञान की माफ़ी मांगते हैं। अरे मुझे पता नहीं था, कोई लॉस हो गया, कहीं डांट पड़ गई, तो सबसे कॉमन चीज़ क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं था ना, मैं भूल गया। ज़िंदगी में अज्ञान की कोई माफ़ी नहीं। अगर आपने भूल से सांप के ऊपर पैर रख दिया तो सांप ये नहीं जानेगा कि आपको पता नहीं था, माफ़ कर दूँ, काट लेगा। जब सांप काट लेगा तो आपकी बॉडी को ये नहीं पता कि आपको मरना नहीं है, वो जहर के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए अपने मिस्टेक्स को निकाल के देखिए, रिव्यू करिए। मुश्किल है क्योंकि हमको अपनी मिस्टेक्स लगती नहीं, कोई और बताता है, वो उसके हिसाब से मेरी गलती है, मेरे हिसाब से गलती नहीं है। ये बहुत कम लोग करते हैं। जो हम लोग एडम ग्रांट की बुक पढ़ रहे हैं, उसने अपनी पूरी डायरी बनाई है डिसीजंस की कि इस साल मेरे हिसाब से क्या होगा, और अगर वो चीज़ नहीं होता है तब वो बोलता है मेरी रॉन्ग फोरकास्ट थी। ये थिंक अगेन में बहुत अच्छे से आप सीखेंगे कि कैसे आप रिव्यू करें। यही है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, मतलब आप अपने पास्ट में से रिव्यू करें, अपने मिस्टेक्स को लिखिए पहले, और फिर उसकी जगह पर और क्या क्या नई चीज़ें आप डाल सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर दोबारा आपको वही चीज़ जीना पड़े तो आप क्या करेंगे आप? जैसे मुझे लगता है अगर मुझे फिर से 10th या 12th में जाना पड़े तो मैं आईटी में जाना चाहूँगा, सॉफ्टवेयर बनाना सीखना चाहूँगा। 2 और है, गुड थिंग्स टेक टाइम सो हैव पेशेंस। अगर आपको बड़ा काम करना है, कोई बहुत बड़ा काम, तो उसको कितने साल लगते हैं? 10 साल। लेकिन हम लोग जो बड़े गोल को बहुत समय तक नहीं अप्रोच कर पाते, उसमें यही फ्यूल कम है। वॉट वी लैक इज़ पेशेंस। हमको रिजल्ट जो चाहिए, जैसे आपने अगर एक सेंटेंस पढ़ा और वो सेंटेंस मुश्किल है, उसके लिए आपको एक एफर्ट डालना पड़ेगा डिक्शनरी के साथ। डिक्शनरी में वो वर्ड का मतलब पढ़ा, फिर भी नहीं समझ में आया तो हो सकता है आपको गूगल करके फ़ोटो देखनी पड़े। वहाँ पर भी समझ में नहीं आया तो चैट जीपीटी करना पड़े। एक सेंटेंस के लिए इतना कौन झंझट करेगा? केवल वही इंसान करेगा जिसके अंदर है पेशेंस। तो जो आदमी पेशेंट नहीं रह सकता वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट है, ये आपके लिए कंसोलेशन प्राइज़ है। एवरीवन इज़ यूनिक इन देयर ओन एस्पेक्ट्स। कभी भी दूसरों से अगर कंपेयर करने का मन करे फ्रस्ट्रेशन में कि यार उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है, तो याद रखिएगा एवरीवन इज़ यूनिक इन देयर एस्पेक्ट्स। हर इंसान अपने कर्मों को जी रहा है, हम किसी और के कर्म को नहीं जी पाते। हर आदमी अपने कर्मों के ज़रिए क्या पा रहा है? फल तो पा ही रहा है, उसके अलावा क्या पा रहा है? कर्म का पर्पस क्या है? जो लाइफ में कर्म हमको मिलते हैं उसका पर्पस क्या है? लाइफ को डिसिप्लिन में डालना, सुधार तो पाना, लेकिन वो सुधार किस तरफ, कहाँ की तरफ ले जाएं सुधार को? लाइफ का कर्म का पर्पस है ज्ञान। अगर आपने कोई एक गलती की और वही गलती आप 10 बार कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ख़ास चीज़ है जो लाइफ आपको सिखाना चाहती है, आप देख ही नहीं रहे उसको। तो ये चीज़, पहले गलती कर लो, उसके बाद सॉरी बोल दो, ये कर्म के सिद्धांत पे काम नहीं करता। हम सबका एक दूसरे के साथ में, जैसे गरिमा ने कहा, ऋण बंधन है, पिछले जन्मों का कनेक्शन, और वो कनेक्शन हमको इस जन्म में फ्री करने के लिए है, और उसके लिए हमें सीखना होगा। एवरी कर्म हेल्प्स अस टू लर्न समथिंग। फोकस ऑन वन थिंग एंड डोंट मल्टीटास्क। जैसे ही आप एक से ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी काम की, आपकी लर्निंग की इंटेंसिटी गिर जाती है। अपने आप को याद रखिएगा
जब भी माइंड कंपेयर करे कि मैं यूनिक हूँ और लाइफ ने मुझे इस मुश्किल में, इस कंडीशन में इसलिए डाला है ताकि मैं कुछ खास चीज़ सीख सकूँ। जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ मुझे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कुछ न कुछ मुझे लाइफ सिखा रही है। अब तो मेरा एक और टीचर आ गया है, एकदम नया टीचर। रात को सोते समय मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ऑलमोस्ट हर रोज़ मेंडलीव की तरह। जब तक उसका आंसर नहीं आएगा तब तक वही क्वेश्चन लिए रहूँगा। ये भी एक लॉ ऑफ कर्मा है कि आपका सबकॉन्शियस आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा केपेबल है, बशर्ते उससे बात करना शुरू करो। दुनिया के सारे ज्ञान तो वहीं से मिलते हैं। जब आपको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ करके ज्ञान मिलेगा, वही चीज़ आपको सोते समय सपने के ज़रिए सबकॉन्शियस से भी ज्ञान मिलेगा। देखिए, मोटे मोटे में लास्ट में खाली ये याद रखिए, हम जो कुछ भी करते हैं, जिस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, वही हमें बनाता है। कोई भी छोटी सी चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है। कोई पार्टी है, कोई फ्रेंडशिप है, किसी का पैसे का लॉस हो गया। जितनी छोटी से छोटी चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है, उतना ही हम छोटे हैं, उतना ही हम वल्नरेबल हैं। बुद्ध ने भी कर्म किया। उन्होंने क्या कर्म किया कि वो फ्री हो गए? पूछिएगा अपने आप से। क्योंकि कर्म का सिद्धांत केवल इसलिए नहीं है कि आप अमीर बने, पैसे कमाएं। कर्म का सिद्धांत आपको मुक्त करने के लिए है, फ्री करने के लिए। और जो आदमी उस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, वो लाइफ के लिए बहुत स्पेशल एंटिटी हो जाता है। बुद्ध का एक लेक्चर सुना था एक बंदे ने, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उनका शिष्य बन गया। फिर एक बहुत अच्छा खेत था कोई, उसको वो ख़रीदना था बुद्ध के लिए। वो गया, उस आदमी से पूछा कितने का है खेत? उसने कहा मैं बेचूंगा नहीं। इस आदमी ने कहा कीमत बताओ जितने की तुम बेचना चाहते हो। वो उसने ऐसे ही बोल दिया, इस पूरे खेत को सोने से भर दो। वो ले आया, उसने भर दिया और वो खेत बुद्ध के लिए खरीद लिया उसने। बुद्ध भीख मांग के खाना खाते थे, 4 कपड़े पहनते थे। आज कृष्णमूर्ति फाउंडेशन सैकड़ों एकड़ में बना हुआ है। तो जो आदमी अपने को फ्री करने के रास्ते पे चलता है, वो लाइफ के लिए एक स्पेशल यूजफुल एंटिटी हो जाता है। मैंने कहानी सुनी है, पता नहीं रामायण में सुनी है, गंगा है जो सबका मैल धोती है, लेकिन गंगा का मैल कब धुलता है? जब भगवान उसमें नहाते हैं। जब कोई एनलाइटेड आदमी उसमें नहाता है तो उसका मैल धुलता है। ऐसे कहानियाँ हैं। कर्म को समझने की कोशिश करिए कि ये आखिर एक्टिविटी मुझसे हुई क्यों, आखिर ये चीज़ थॉट आया क्यों। अगर मेरे मन में किसी के लिए गाली आई, बदला आया, तो यहाँ आया क्यों? आखिर क्या ये मन मैं हूँ या कोई और चीज़ मैं हूँ? एक ऐसी एंटिटी के पास पहुँचना है जो कभी रिएक्ट नहीं करता। साइलेंस कभी रिएक्ट नहीं करता। रमण महर्षि क्या करते थे? नो योर सेल्फ, पूछो अपने आप से मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। थॉट नहीं, थॉट के पीछे का साइलेंस हूँ मैं। उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई कर्म टच नहीं कर पाता। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ऐसे कर्म पे पहुंचो इसका कोई फल ही नहीं बनता। अपनी डिजायर्स को पहचानिए, अपने रिएक्शंस को पूछिए। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप उससे भागिए, अब पूछिए आखिर इस चीज से मैं डिस्टर्ब कैसे हो गया। फिर आपकी वैल्यूज इतनी गहरी हो जाएंगी कि खुद भगवान भी आपको पूछेंगे, भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इकबाल ने इसको लिखा था। खुद ही को कर बुलंद इतना, बुलंद मतलब क्या? इतना डीप, इतना स्ट्रॉन्ग, झेल झेल के, मार खा खा के, थपेड़े खा खा करके, लेकिन सीखिए कि हर तकदीर से पहले। लोग कहते हैं यार इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, भगवान ने इसकी किस्मत सोने के पेन से लिखी होगी। तो जब आपके बारे में भगवान लिखे तो हर तकदीर से पहले भगवान आपके पास आके पूछे, बता बंदे तेरी रज़ा क्या है, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ यार। तुम ऐसे बंदे हो जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और आप बोलें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं, रखो अपने कर्म, रखो अपने फल, मैं जा रहा हूँ, मैं खुद ही भगवान हूँ। कर्म का पर्पस है आपको फ्री करना। सदगुरु बड़ी अच्छी सी कहानी बताते हैं कर्म फल पे। पुराने ज़माने में जो सबसे सुंदर लड़कियाँ होती थीं, नगर वधू टाइप की होती थी, वो कपड़े नहीं पहनती थी, पूरा बॉडी उनका सोने चांदी से ही भरा रहता था, गहने से। फिर कोई अमीर आदमी उनके पास आए उनके साथ सोने के लिए। अब इतना ज़्यादा गहना है कि वो बेचारा एक एक खोलने की कोशिश कर रहा है, गहना खुल नहीं रहा है। और वो औरतें भी बड़ी चालाक होती थी,
रात भर उनको शराब पिला पिला कर उनसे पैसे लेती थी, उनको भगा देती थी। लेकिन उस गहने को उतारने का उनके पास एक पिन होता था, वो पिन खोल दो तो पूरा का पूरा उतर जाएगा। कर्म में भी ऐसे ही एक पिन होता है, वो केवल गुरुओं को पता होता है जो एनलाइटेंड होते हैं। आम आदमी ढेर सारे अपने एक एक छोटे छोटे कर्म को रिडीम करने की कोशिश करता है, फ्री करने की कोशिश करता है। लेकिन जो आदमी एनलाइटेंड हो जाता है वो अपने और दूसरों के कील पहचान लेता है कि कैसे उसको हटाया सारे कर्म डिज़ोल्व हो जाते हैं। और वो कील है, आप अपने आप से रोज़ पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बिकॉज ये बॉडी और माइंड करता है कर्म और उसको फल मिलता है। आपका जो ट्रू सेल्फ है उससे कोई कर्म होता नहीं है, वो फ्री है। तो हर रोज़ अपने आप से पूछो कि ये बॉडी और माइंड के अलावा मैं कौन हूँ। इस क्वेश्चन को अगले 1 साल तक जितनी बार सोते समय याद रख सकें पूछिए, और आपके गुरु आपको मिलेंगे। ठीक है।